बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपके सामने कोई गलत बात नहीं कह रही। मैं वही कह रही हूँ जो मेरा हक़ है। नायला अपने सामने बैठे अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने बैठे दोनों लोगों के चेहरे पर तनाव था। इनके चेहरे की रगें गुस्से से तनी हुई थी। क्या मतलब? क्या तुम्हारा हक़ है? यही हक़ है कि तुम वालिदैन को इस तरीके से ज़लील करती फिरो, इनसे बगावत करो? इसकी बात सुनकर हैदर अली ने गुस्से से उठते हुए कहा, तो साथ ही साथ अलीना भी उठ खड़ी हुई। अम्मी, आप ही बाबा को समझाएं। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। मैं अपनी पसंद आप दोनों को बता रही हूँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। क्या आप लोग ये चाहेंगे कि मैं सारी उम्र एक नापसंदीदा इंसान के साथ दुख सहते सहते गुजार दूँ? वो जज्बात में आकर बोले चले जा रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे अलीना बेगम कहने लगी, नायला, मेरी बात सुनो। हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। जो तुम्हारे लिए करेंगे वही ठीक होगा। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हें कौन खुश रख सकता है और कौन नहीं। तुम्हारे माँ बाप फ़ैसला कर चुके हैं और ज़बान दे चुके हैं। हम तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। और ख़बरदार, अगर आज के बाद तुमने मोबाइल को हाथ लगाया तो। ये कहते हुए अलीना बेगम ने इसके सामने पड़े इसके मोबाइल को उठाकर अपनी हिरासत में ले लिया। ना सिर्फ अपनी हिरासत में लिया बल्कि उसे हैदर अली की तरफ बढ़ा दिया। इन दोनों के चेहरे पर अब एक ही बात लिखी थी, अगर तुम नहीं मानोगी तो हम ज़बरदस्ती कर लेंगे। हैदर अली फ़ौरन उठे और उसे हाथ से तकरीबन घसीटते हुए कमरे तक लाए और फिर कमरे के आगे कुंडी लगा दी। अलीना बेगम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर इस कमरे की कुंडी कोई नहीं खोलेगा और ये जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक इसी कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। और उसे कह दो कि शादी तक ये आराम से बैठी रहे, हमारी इज़्ज़त का जनाजा ना निकाले, वरना इसके साथ मैं अच्छा नहीं करूँगा। ये कहते हुए हैदर अली वहाँ से चले गए। हैदर अली और सकी अलीना बेगम की बाहर से आवाज़ें वो अभी तक सुन सकती थी। इसकी आंखों से आंसू एक तवातर से बहने लगे। इसने कोई गुनाह तो नहीं किया था जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। वो तो बस अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, लेकिन हैदर अली ने जहाँ ज़बान दे दी थी वहाँ अब इनकी इज़्ज़त का सवाल था। वो अब कभी भी इसे ये इजाज़त नहीं दे सकते थे कि वो लम्हे भर में इनकी इज़्ज़त रोंद कर चली जाए। आज 3 दिन हो गए थे वो इन दोनों को मना रही थी कि वो जिससे मोहब्बत करती है इसी से शादी करेगी, लेकिन वो दोनों अब ये बात नहीं मान सकते थे। इनका कहना था कि अगर वो पहले ही बता देती तो वो दोनों इसके लिए इतना बड़ा फ़ैसला ना लेते, और अब जब वो इतना बड़ा फ़ैसला ले चुके हैं तो उसे ये बात समझनी चाहिए। हैदर अली उसे कमरे में बंद करके बाहर निकल गए, जबकि अलीना बेगम ने कुछ देर इस दरवाज़े को देखा और फिर खामोशी से आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। इनका दिल भी कटने लगा था। आखिर को ये इनकी सबसे लाडली बेटी थी, फिर कैसे वो उसे इस हालत में देख सकती थी, लेकिन वो मजबूर थी। यहाँ इनकी इज़्ज़त का सवाल था और इनके शौहर की नौकरी और इज़्ज़त दोनों के जाने का ख़तरा था। इसके लिए वो अपनी बेटी की खुशियाँ कुर्बान कर सकती थी। हेलो अरहम, तुम जानते हो तुम कहाँ हो? तुम जानते हो आज मेरी शादी है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ ही वफ़ा करूँगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम जानते हो 4 दिन से मैं अपने कमरे में बंद थी और आज ही मुझे कमरे से निकाला गया और इस वक्त मुझे एक ब्यूटिशियन तैयार करने के लिए आई हुई है। वो ज़रा सी देर के लिए वॉशरूम गई है और मैंने जल्दी से इसका मोबाइल उठा लिया। वो भी मुझे तैयार करके जैसे ही बाहर निकलेगी मैं फ़ौरन ही बाहर आ जाऊँगी और मैं इसी कैफ़े में पहुँच जाऊँगी जहाँ हम पहले मिलते थे। प्लीज़ तुम वहाँ आ जाना। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे किसी सूरत भी ये शादी नहीं करनी। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और तुमसे शादी करनी है, इसने रोते हुए अरहम को कहा। तो आगे से वो काफ़ी बेचैनी से इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नायला, तुम ठीक तो हो ना? तुम जानती हो 4 दिन से मैं तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, बन जा रहा है। मुझे बहुत फ़िक्र होने लगी थी। मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ ऐसा ही किया होगा। एक बार मैं तुम्हारे घर तक भी आया, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मुझे वहाँ से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ भी होगी मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। फ़िक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस इसी कैफ़े तक पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ। ये कहते हुए इसने जैसे ही कॉल कट की, इससे अपनी बाइक निकाली और जल्दी से बाहर निकला। वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी में इसी कैफ़े की तरफ जा रहा था जिस कैफ़े में अब वो अक्सर नायला से मिला करता था। इसकी आंखें भी तर होने लगी थी। नायला से दूर होने का खौफ ही ऐसा था कि इसके हाथ पांव तेज़ी से काम कर रहे थे। बाइक इसने फुल स्पीड पर भगाना शुरू कर दी थी कि अचानक ही इसकी बाइक कहीं जाकर लगी और फिर उसे कुछ होश ना रहा।
जब वो होश में आया तो इसने ख़ुद को एक हस्पताल के कमरे में पाया। इसके साथ ही शहरयार बैठा था। शहरयार ने उसे होश में आता देखकर भागते हुए इसकी जानिब आया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? और ये कैसे बाइक चला रहे थे तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना इतनी तेज़ बाइक चलाने से, देखो अब क्या हशर हो गया है। वो उसे डांटने लगा तो वो जल्दी से इसका हाथ पकड़कर कहने लगा, शहरयार भाई, खुदा के लिए मेरी एक मदद कर दें, बस एक मदद कर दें, मुझे आपकी मदद की बेतहाशा ज़रूरत है। आप जानते हैं वो क्रेज़ी कैफ़ेटेरिया, आप जानते हैं ना, शहर का सबसे जाना माना कैफ़ेटेरिया है। वहाँ पर एक लड़की नायला मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो दुल्हन के लिबास में होगी। प्लीज़ भाई जाएं और उसे ले आएँ, मैं उसे लेने जा रहा था। अगर आज मैं इस तक ना पहुँच पाया तो शायद कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा और शायद हम दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। खुदा के लिए भाई मेरी मदद कर दें, मैं इस वक्त खुद जाने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ जाएं और उसे ले आएं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। भाई खुदा के लिए जाएं और उसे ले आएं। इसने रोते हुए इसका हाथ पकड़कर कहा तो शहरयार ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। शहरयार ने उसे दिलासा दिया और फिर जल्दी से बाहर निकल पड़ा। इसने गाड़ी की चाबी अपने हाथ में ली और फिर गाड़ी में आ बैठा और फिर अरम की बताई हुई जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया। क्या मतलब, वो कहाँ जा सकती है? मैंने तुमसे कहा था ना कि इसका ख्याल रखना, अपनी जान पर खेल कर भी इसका ख्याल रखना, उसे इधर से उधर मत होने देना। फिर कैसे चली गई वो? हैदर अली पूरी कुव्वत से चीख रहे थे, जबकि इनके सामने मुजरिम बनी खड़ी अलीना बेगम आंखों में आंसू लिए कहने लगी, मैं नहीं जानती हैदर अली वो कहाँ चली गई, मैंने इसके पास ब्यूटिशियन को छोड़ा था, ब्यूटिशियन ने उसे तैयार किया और फिर मुझसे इजाज़त लेती हुई वो तो वहाँ से चली गई, लेकिन इसके बाद मैं इसके कमरे में गई थी, वो अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी, मैं नहीं जानती वो कहाँ चली गई, अलीना बेगम रोते हुए कह रही थी। वो दोनों एक कमरे में खड़े थे। घर के सहन में मेहमानों के आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था, क्योंकि घर के सहन में ही ये फंक्शन रख दिया गया था। बस गिनती के कुछ 2-4 लोगों को बुलाया गया था और इसकी रुखसती कर देनी थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, मगर एक मुसीबत खड़ी हो चुकी थी और वो मुसीबत कोई और नहीं बल्कि नायला की अपनी लाई हुई थी। नायला दुल्हन बनने के बाद अपनी माँ को अपना चेहरा दिखाने के बाद अपने कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि तभी मौका देखकर इसने अपनी खिड़की से बाहर झाँका। खिड़की के बाहर कोई भी नहीं था। इसे जल्दी से अपने कुछ दुपट्टे लाकर इनको एक दूसरे के साथ गांठें लगाईं और फिर पीछे की तरफ से बाहर निकल गई। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी। अलीना बेगम जो अभी के अभी इसके लिए दूध लाने गई थी और वापस आई तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। इसने इधर उधर देखा, लेकिन बहुत जल्दी इसकी निगाह खिड़की से नीचे लटकने वाले दुपट्टों पर पड़ी। इन्हें सारी हकीकत समझ आ गई थी। सारे मेहमान आ चुके थे और अब बार बार नायला को बुलाया जा रहा था। जब काफ़ी देर बाद अलीना बेगम नायला को लेकर नीचे ना गई तो हैदर अली खुद ही कमरे में आ गए और तब इन्हें मौके की नज़ाकत का इल्म हुआ और अब वो अलीना बेगम पर बरस रहे थे। लेकिन इन दोनों का कोई कसूर नहीं था। कसूर तो था तो सिर्फ नायला का, जो इस वक्त भरी दुनिया के सामने इन दोनों को रुस्वा करके छोड़ चुकी थी। हैदर अली काफ़ी देर गुस्सा करने के बाद अचानक ही अपने सर से टोपी उतारकर जैसे भोजल कंधों के साथ नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगे। अलीना बेगम इससे पहले कि इनकी जानिब बढ़ती ही बाहर से आते हुए शायान मलिक की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। अलीना आंटी कहाँ हैं आप सब? हैदर अंकल, कब से हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। वो दूल्हा बना हुआ मैरून रंग की शेरवानी में नहायत ही खूबसूरत लग रहा था। इसकी रंगत इस कलर में बहुत निखर रही थी, लेकिन इन दोनों को अपने सामने इस तरह देखकर इसका दिल उछलकर हलक में आ गया था, जबकि उसे देखकर वो दोनों मुजरिम की तरह खड़े हो गए। रात के 10 बज चुके थे और शहरयार अब लौटा था। वो अस्पताल गया और वो बिस्तर पर पड़ा इन दोनों का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शहरयार को यूं खाली हाथ देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। शहरयार ढलके हुए कंधों के साथ इसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसा महसूस कर रहे हो? लेकिन अगले ही लम्हे वो कहने लगा, तुम्हें मैंने किसी काम से भेजा था शहरयार, मेरा काम हुआ कि नहीं? वो कहाँ है मेरी नायला? तुम इसे साथ नहीं लाए? वो पागलों की तरह उठकर बाहर की तरफ झांकने लगा था कि शहरयार ने उसे दोनों कंधों से थामा और कहने लगा, देखो अरम, वो लड़की वहाँ पर मौजूद थी ही नहीं। मैंने तो उसे हर जगह ढूंढा, पूरा कैफ़ेटेरिया मैंने छान मारा, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मगर हाँ, एक दुल्हन बनी लड़की को मैंने किसी बड़ी गाड़ी वाले के साथ बैठकर जाते हुए देखा। मुझे नहीं मालूम कि ये वही लड़की थी या कोई और। वहाँ पर सिर्फ एक ही दुल्हन बनी लड़की थी, जो मेरे पहुँचने से पहले ही गाड़ी में बैठने लगी थी, और इससे पहले कि मैं इस तक पहुँचता
वो गाड़ी उसे कहीं भगा कर ले गई। इसके बाद मैंने सारा कैफेटेरिया छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद ना कर सका। ये कहते हुए वो इसके साथ बैठ गया, लेकिन अरहम को किसी तौर पर यकीन ना आया। नहीं शहरयार, आप झूठ बोल रहे हैं, वो वहीं पर थी, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। ये कैसे हो सकता है कि वो वहाँ से चली गई, और वो भी किसी और के साथ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद जाकर देखता हूँ। ये कहते हुए अरहम ने ड्रिप की सुई को ऐसे खींचकर निकाला कि एकदम से खून की एक लकीर और इसके हाथ की उंगलियों से होती हुई नीचे की तरफ बहने लगी, लेकिन उसे कोई सरोकार नहीं था। उसे बस नायला के पास जाना था, लेकिन शहरयार ने अगले ही लम्हे उसे वहीं पर थाम कर बिठा लिया। बाहर अब बारिश होने लगी थी। वो उसे थामते हुए कहने लगा, देखो अरहम, अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होती तो वो किसी और के साथ क्यों जाती? जहाँ तक मुझे इल्म है तो जिस औरत को मैंने गाड़ी में बैठते हुए देखा वही नायला थी। मैंने एक बार उसे तुम्हारे साथ देखा था। मुझे लगता है कि ये वही लड़की थी। अब खुद को संभालो। वो लड़की जो अपने वालिदैन की नहीं हो सकी, वो तुम्हारी क्या होगी? बस वो किसी और के साथ चली गई है। तुम आराम से यहाँ बैठो और इसका ध्यान अपने दिमाग से निकाल दो। शहरयार ने उसे ठंडा करने की कोशिश की तो वो रोने लगा। इसका दिल जैसे टूट गया था। इसकी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली और आखिरी लड़की थी जिससे वो मोहब्बत करने लगा था, लेकिन वो इस कदर इससे दूर चली जाएगी उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपनी शादी से इसके लिए भागी थी, फिर वो किसके साथ कैसे जा सकती थी? शहरयार उसे बहलाने फुसलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन किसी न किसी बात में वो नायला को ज़रूर ले आता, और नायला को इसने बेवफा साबित कर ही दिया और इसका दिल तोड़ दिया। वो खामोशी से वहीं अस्पताल के इसी बिस्तर पर सर टिकाकर अपने दिल के टूटने का मातम मनाने लगा, लेकिन हकीकत क्या थी वो ये नहीं जानता था। जबकि इसके साथ बैठा शहरयार एक खराफाती मुस्कुराहट होठों पर सजाकर उसे ही देख रहा था, लेकिन वो इन सब चीज़ों से बेखबर था। हैदर अली और अलीना बेगम इसके सामने मुजरिमों की तरह हाथ बांधे खड़े थे। हैदर अली की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो अपनी बेटी पर अरमान था। मुझे तो यूँ लगता था जैसे वो मेरी बात के आगे सर झुका देगी। वो कभी मेरा सर शर्म से झुकने नहीं देगी, लेकिन इसने तो मुझे कहीं सर उठाने के लायक ही नहीं छोड़ा। सर मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको ज़बान दी और मैं अपनी ज़बान का पक्का था। मैं उसे किसी कीमत पर भी कहीं और नहीं बहाना चाहता था, लेकिन इस पर कड़ी नज़र होने के बावजूद भी न जाने वो कैसे वो हमारी आंखों के सामने हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल कर चली गई। अगर मुझे पहले इल्म होता कि वो ऐसा हो जाएगा तो मैं कभी भी आपको बारात समेत यहाँ ना बुलवाता। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए वो हिचकियों के साथ रोने लगे। अगले ही पल इनके दिल में दर्द होने लगा और वो देखते ही देखते बेहोश हो गया। अलीना बेगम ये सब कुछ देख रही थी। इनके तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, और साथ ही साथ शयान मलिक भी जल्दी से आगे बढ़ा और इन्हें संभालता हुआ गाड़ी तक लाया और फिर इन्हें अस्पताल ले गया। अस्पताल जाने के बाद इल्म हुआ कि हैदर अली को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो इस दुनिया से चले गए। शयान मलिक जो इस वक्त गुस्से की कैफियत में था, हैदर अली की हालत को देखकर खामोश हो गया। इस सब में इन दोनों का इतना कसूर ना था जितना नायला का कसूर था, क्योंकि वालिदैन को इसकी बात सुननी चाहिए थी और वो इस बात पर खामोश भी रह सकता था। कि अगर नायला को वो पसंद नहीं था तो कोई बात नहीं, वो इसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ भी सकता था, लेकिन इसके वालिदैन ने अपनी अना और अपनी इज़्ज़त की खातिर इसकी खुशी की कुर्बान करना चाहिए, तो इसने भी अपनी खुशी की खातिर इनकी इज़्ज़त कुर्बान कर दी थी। और इस रोज़ इसने ठान लिया था कि वो इस लड़की से ज़रूर बदला लेगा। हैदर अली की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद अलीना बेगम को इसने सहारा दिया और फिर इन्हें अपनी कंपनी में जॉब पर रख लिया, और फिर इसके बाद इन सब की ज़िंदगी मामूल पर आने लगी, लेकिन वक्त के साथ साथ बदला लेने की आग मज़ीद बढ़ने लगी। 10 दिन गुजर चुके थे। शहरयार ने अरहम को इसके ख़िलाफ़ एक एक सबूत दिया कि वो इसके साथ मुखलिस ना थी और वो किसी और के साथ भाग गई। अरहम को जब मुकम्मल तौर पर इस बात पर यकीन आ गया कि नायला इसके साथ मुखलिस ना थी और किसी और के साथ भाग गई है, तो इसने पाकिस्तान से चले जाने का फ़ैसला किया और आज इसकी फ़्लाइट थी। शहरयार ने उसे एयरपोर्ट छोड़ा और फिर इसके जाने के बाद फ़ौरन अपने डेरे पर आ गया। इसका डेरा शहर की आबादियों से कहीं दूर किसी वीराने में था और इसी वीराने के एक कोने में डेरे के खंडर नुमा कमरे में वो बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। शहरयार इस वक्त नशे की हालत में था जब उसे अरहम ने भेजा था। इसने इस लड़की को देखा तो इस पर नीयत ख़राब हो गई।
वो उसे अरम की तरफ ले जाने के बजाय अपने डेरे पर ले आया और यहाँ पर इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और अरम को इससे इस कदर बदगुमान किया कि वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। फिर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद वो अपने घर जाने के बजाय सीधा अपने डेरे पर आया था और इस लड़की को ज़बरदस्ती अपनी बीवी बना लिया। वो रोती रही, कहती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस पर इसकी एक ना चली और नायला अपनी गलती की इतनी बड़ी सज़ा पाकर अब बेतहाशा पछता रही थी। लेकिन अब इसका ये बस नहीं चलता था कि वो इस अज़ाब से कैसे छुटकारा हासिल करे। आज उसे इसके साथ रहते हुए 6 महीने गुजर चुके थे। इन 6 महीनों में शहरयार ने इसके साथ इस कदर ज़बरदस्ती की कि वो अब अपने आप को दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की समझने लगी थी। लेकिन आज शहरयार उसे अपने साथ लिए बाहर निकला था, लेकिन इसने एक पल के लिए भी इसका हाथ नहीं छोड़ा था ताकि वो भाग ना सके। वो उसे एक क्लब के सामने ले आया। शहरयार के पास अब एक ढेला तक नहीं बचा था। वो बार बार शराब की ज़िद कर रहा था, लेकिन इसके पास अब 1 रुपया भी ना था कि वो जिससे शराब खरीद सके। तभी इस क्लब का मालिक बाहर निकला, जिसके साथ शहरयार की पहले ही बात हो चुकी थी। वो इन दोनों को लिए क्लब के अंदर चला गया। नहीं शहरयार, खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। तुमने पहले ही मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, लेकिन अब तुम इतना गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें कमा कर ला कर दूँगी, लेकिन इस तरीके से मुझे बेचो तो मत। वो रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। इसकी आंखें ऐसे बरस रही थी जैसे आबशार बरस रही हो। वो दोनों इस वक्त क्लब के कोने में थे। शहरयार इस वक्त भी नशे में था और उससे मज़ीद से मज़ीद नशे की तलब हो रही थी और इसके पास अब इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो अपने लिए ड्रिंक खरीद सके। इस वजह से वो आज अपनी बीवी के साथ इस क्लब में आया तो इसकी खूबसूरती को देखकर क्लब के मालिक ने उसे ड्रिंक के लिए 5,000 देने का वादा किया और इसके लिए इसने इसकी बीवी ख़रीदने का कहा। तो शहरयार ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे भी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो। हाँ तुम इसके बदले मुझे 5,000 दे दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है, इसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। तो नायला को यूँ लगा जैसे इसके सारे जिस्म में कुछ सरायत कर गया हो। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज़ लहर उठी थी। इसकी एक छोटी सी गलती ने उसे कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया था और वो इस बात पर रोते हुए शहरयार के कदमों में गिर गई थी। इसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और उसे अपने साथ ले जाने के लिए भीख मांग रही थी। लेकिन शहरयार जैसा इंसान भला पैसों के आगे देखता ही क्या था। इसने क्लब के मालिक से 5,000 का नोट लिया और फिर उसे बोसा देते हुए नायला का हाथ क्लब के मालिक के हाथ में देता हुआ वहाँ से चला गया। वो इसके पीछे भागती भागती दरवाजे तक आई थी, लेकिन क्लब के मालिक ने जाकर उसे पकड़ लिया था। वो अब इसकी मलकियत थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शहरयार इसके साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। इसकी आंखें आंसुओं से तर होने लगीं। आधे घंटे बाद ही क्लब में पार्टी शुरू हो गई थी। उसे क्लब के मालिक ने ज़बरदस्ती एक मॉडर्न सूट दिया और उसे तैयार करके क्लब के बिल्कुल दरमियान ला खड़ा कर दिया। क्लब के दरमियान में लोहे का एक डंडा जो कि छत से लेकर ज़मीन तक आता था, उसे इसके साथ ही लाकर छोड़ दिया गया। जो ही पार्टी शुरू हुई सभी लाइटें बुझ गईं और फिर अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगी। म्यूज़िक फुल आवाज़ के साथ चलने लगा। क्लब में आई हुई लड़कियां और लड़के, जिनमें ज़्यादातर तादाद लड़कों की ही थी, वो इस म्यूज़िक पर ड्रिंक करते नाचने लगे थे। लेकिन उसे भी नाचने की ताकीद की गई थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के सामने कभी नहीं आई थी। ख़ुसूसी तौर पर ऐसी जगहों पर इसने कभी अकेले में कदम नहीं रखा था। लेकिन अब तो किस्मत ने उसे कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया था। इसकी आंखें आंसुओं से तर होने लगी थी। तभी एक बार फिर से क्लब का मालिक इसके सर पर आ खड़ा हुआ। मैंने कहा नाचो, वरना तुम्हारी यहीं पर बोली लगाकर तुम्हें बेच दूंगा। एक बार फिर से उसे बेचा जाने वाला था। इसका दिल एकदम से धड़कने लगा और इसकी आंखों से आंसू टूटकर बिखरे थे। वो जल्दी से अपने हाथ चलाने लगी और नाचने लगी कि तभी उसे क्लब के दरमियान में से किसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर इस आवाज़ पर इस क्लब में चलता हुआ फुल वॉल्यूम म्यूज़िक बंद कर दिया गया। अब सिर्फ इसी की आवाज़ ही राज कर रही थी। वो कह रहा था, मुझे 2 रातों के लिए इस लड़की को ख़रीदना है, मैं इसकी कीमत जितनी भी कहोगे देने के लिए तैयार हूँ। ये आवाज़ सुनकर वो हैरत से पलटी। पीछे कोई सूट बूट पहने काफ़ी हैंडसम किस्म का, काफ़ी अमीर दिखने वाला एक लड़का मौजूद था। लंबे कद काट का मालिक था। यह बात सुनकर क्लब का मालिक भागता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, जो हुक्म सरकार, हम तो आपके ग़ुलाम हैं, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये कहते हुए क्लब का मालिक एक शैतानी हंसी हंसते हुए इस लड़की का हाथ पकड़कर इस लड़के तक लाया और जो ही इस लड़के ने इस लड़की को छुआ, लड़की ने चीखते हुए खुदा को याद किया और फिर फ़ौरन ही इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो होशो आवाज़ से बेगाना हो गई। एक लम्हे के लिए क्लब में सन्नाटा छा गया। इतनी लर्ज़ा ख़ेज़ आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े सारे शैतानों के दिल एक लम्हे के लिए लर्ज़े थे और फिर अगले ही लम्हे वो अमीर आदमी आगे बढ़ा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ तकरीबन भागता हुआ क्लब से बाहर निकल गया। लड़की की रकम वो पहले ही क्लब के मालिक को दे चुका था।
डॉक्टर कमरे से बाहर निकला तो वो जल्दी से इसके पास आया और बोला, अब कैसी तबीयत है इसकी, क्या हुआ था उसे? डॉक्टर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, देखिए मुझे तो यूँ लगता है कि काफ़ी अरसे से इस पर काफ़ी तशद्दुद किया जाता रहा है। उसे ज़हनी तौर पर भी काफ़ी टॉर्चर किया जाता रहा है। इसी वजह से अब इसके दिमाग पर काफ़ी गहरा सदमा लगा है और वो बेहोश हो गई है। यकीनन उसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया है और ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मैंने लिख कर दे दी हैं। वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेतहाशा थकी हुई है। बाकी दवाएं लेने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सामने खड़े शख्स ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा और फिर कुछ कहे बगैर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इसके हाथ पर रखे और फिर उसे गाड़ी तक छोड़ आया। वो आकर अपने स्टडी रूम में बैठ गया। स्टडी रूम में पड़ी इसकी आराम कुर्सी, जिस पर वो हमेशा परेशानी की हालत में बैठा करता था, आज भी वो बेतहाशा परेशान था। फिर मुलाजमा इसके लिए दूध का गिलास लाई और उसके पास रखा ही था कि पीछे से एक और मुलाजमा की आवाज़ सुनाई दी, साहब जी, बीबी जी को होश आ गया है, जल्दी से अंदर आइए। वो जल्दी से भागता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया। इसने मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा किया और फिर खुद इसकी जानिब बढ़ गया। वो सही तौर पर अभी तक होश में नहीं आई थी। वो बार बार यही पुकार रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे इसके साथ नहीं जाना। मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। शहरयार, मुझे मत मारो, खुदा का खौफ करो। वो अपनी ज़बान से न जाने क्या क्या जुमले बोल रही थी, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अगले ही लम्हे वो एक चीख के साथ उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। इसने जल्दी से लैंप ऑन किया तो इसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा और कहा, शहरयार नहीं, शयान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मालिक, पहचान तो गई होगी। जबकि इसकी सांसें वहीं अटक गई थीं। तुम जानती हो, तुम्हारे चेहरे से मुझे बेहद मोहब्बत थी, लेकिन अब ये मोहब्बत नहीं रही, ये नफ़रत में बदल चुकी है। और तुम जानती हो, नफ़रत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें एक शरीफ घराने की लड़की बनना मंजूर नहीं था ना? अब तुम देखो तुम्हें मैं कैसे तवाइफ बनाता हूँ। ये कहते हुए इसने इसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के पोर लगाया तो वो करंट खाकर पीछे हट गई। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत जहन्नुम बन चुकी है। मैं उसे मज़ीद जहन्नुम का ईंधन नहीं बनाना चाहती, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मेरी एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी हो सकती है, इसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था और अब मैं पूरी तरह से टूट कर बिखर चुकी हूँ। अब अगर तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कभी जुड़ नहीं पाऊँगी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। तुम भी मेरी गलती को गलती समझकर माफ़ कर दो। वो रो रो कर इसके सामने हाथ जोड़ने लगी थी, लेकिन सामने खड़े शख्स के दिल पर अब इसके कोई अल्फाज असर नहीं कर रहे थे। सामने बैठी लड़की उसे महज एक ड्रामा लग रही थी और ये चेहरा जो उसे पहले कभी इतना पसंद हुआ करता था, आज उसे इस चेहरे से नफ़रत हो रही थी। ऐसी नफ़रत कि वो चाहता था कि इस चेहरे को अपने सामने ही ना लाए, लेकिन उसे हर इस चीज़ का बदला लेना था जिसके लिए वो दिन रात तड़पा था। इसकी इज़्ज़त पर आँच आई थी। इसका सबसे करीबी इंसान इससे दूर हुआ था। वो उसे अब छोड़ने वाला नहीं था। वो मज़ीद इसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, तुम मुझसे माफ़ी की तलबगार हो। मुझसे इस चीज़ की उम्मीद मुझसे मत रखना, क्योंकि माफ़ करना मैंने तुम्हें 2 रातों के लिए ख़रीदा है और अब तुम क्लब के मालिक की मलकियत में हो, इसलिए वो जब चाहे जिसे चाहे तुम्हें बेच सकता है। वो तो वैसे भी पैसों का लालची है, तुमने देखा नहीं था? वो सबके सामने तुम्हारी बोली लगा रहा था और मैंने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर तुम्हें 2 रातों के लिए अपने नाम कर लिया। और फिर आज से तुम किसी शहरयार की बीवी नहीं, बल्कि तुम क्लब के मालिक की प्रॉपर्टी हो। वो प्रॉपर्टी जिसे वो मुँह मांगे पैसों में कभी किसी के साथ भेजेगा तो कभी किसी के साथ, और तुम यही डिज़र्व करती हो। तुम जैसी लड़कियां अफोर्ड यही चीज़ें करती हैं, इन्हें इज़्ज़त रास नहीं आती। वो दांत पर दांत जमाए गुस्से से कह रहा था, जबकि इसकी आंखें बेतहाशा आंसू बहा रही थीं। वो सोच नहीं सकती थी कि इसकी ज़िंदगी ऐसे पलटा खाएगी। इसकी ज़िंदगी में ऐसे बड़े बड़े दुख लिखे थे, वो ये नहीं जानती थी। आज वो अपने फ़ैसले पर पछता रही थी कि काश वो अपने माँ बाप के घर से ना भागी होती, तो आज कहीं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन ऐसा अब सिर्फ़ पछतावे में ही आ सकता था।
रात के अंधेरे में वो बिल्कुल छुपा हुआ था। इससे स्याह रंग का कोट ज़ेब तन कर रखा था। वो अपनी एक टांग को घसीट कर चल रहा था। इसकी आंखें बंद होने को थीं और सांस वो तेज़ी से ले रहा था। इधर उधर देखता वो ना समझी के आलम में कभी कहीं चला जाता तो कभी कहीं चला जाता। अब भी रात के अंधेरे में सिमटा हुआ इसका वजूद कहीं से कहीं जा रहा था। वो लुढ़खड़ाता हुआ नीचे गिरा और फिर इसके साथ ही एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से कुछ लोग बाहर निकले और उसे इसका मुंह ढकते हुए अपनी गाड़ी में डालकर वहां से रफू चक्कर हो गए। वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन सब कुछ बेसूत रहा। बहुत जल्दी इसका वजूद बेहिस और हरकत हो गया और वो होशो आवाज़ से बेगाना। उससे वो उठाकर अपनी जीप में न जाने कहाँ ले गए। गाड़ी अपने रास्ते पर रवा दवा हो गई थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ऐसी माफ़ी तो अगर इंसान खुदा से मांगे तो पूरा का पूरा खुदा भी मिल जाए, लेकिन तुम मुझे क्यों माफ़ नहीं कर रहे? क्या मेरे चेहरे पर लिखी हुई तुम्हें वो हकीकत नज़र नहीं आती जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ? क्या वो सच्चाई तुम नहीं देख सकते जो सच्चाई तुम्हारे सामने मौजूद है? मेरे चेहरे पर लिखे हुए बेतहाशा दुख तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे? वो चीख चीख कर कह रही थी, मगर वो था कि इसकी कोई भी बात सुने बगैर इसके करीब आता जा रहा था। इसका कहना था कि अगर आज इसने इसके साथ कुछ गलत ना किया तो फिर वो तवाइफ कैसे बनेगी। वो उसे अपने सामने तड़पता हुआ देखना चाहता है। शयान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मालिक इस वक्त उसे किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। एक ऐसा दरिंदा जो सिर्फ अपनी अना में बहकर कुछ भी करने को तैयार था। इसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। वो अपने किए पर बेतहाशा शर्मिंदा थी, लेकिन सामने वाला शख्स इसकी शर्मिंदगी देखे बगैर बस इसकी गलती की सज़ा देने जा रहा था। तभी वो आगे बढ़ा और इसकी कमर में हाथ डालता हुआ उसे अपने करीब कर गया। और वो अपनी आंखों में इल्तिजा लिए अपने दोनों हाथ इसके सामने बांधकर शिद्दत से रोने लगी। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं अपनी इतनी ज़लालत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो ज़लालत तो मैं भूल गई जो ज़लालत तुम मुझे और अपने माँ बाप को देकर गई थी। तुम भूल गई वो इस वक्त किस कदर तकलीफ़ से हम गुज़रे हैं। तुम्हें इस बात का ज़रा भी इल्म है? इस वक्त तो तुमने नहीं सोचा था। तुम अपनी खुशी की खातिर कितनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा कर जा रही थी। कुछ अक्ल शऊर है तुम में या नहीं? और अब तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि हम तुम्हें इस चीज़ की सज़ा भी ना दें? तो ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हारे माँ बाप जब चाहें तुम्हें छोड़ें या तुम्हें सज़ा दें, इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं तुम्हें हर सज़ा दूँगा, हर वो सज़ा जिसमें से गुज़रा हूँ। आई बात समझ में? शयान मलिक ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा और फिर अगले ही लम्हे इसकी गर्दन की तरफ झुका, लेकिन इसने अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर ऐसे रखे कि वो और उससे खुद से दूर करते हुए अपने आप को छुड़ाती हुई एक तरफ भागी थी। साइड टेबल पर लगते ही साइड टेबल ने पलटा खाया और इस पर रखा हुआ लैंप नीचे जा गिरा था। कांच का वो नफीस सा छोटा सा लैंप टूटकर बिखर चुका था और वो भागती हुई दरवाजे तक आई थी। खुदा के लिए शयान मलिक, मुझे छोड़ दो। मैं और कितनी अपने गुनाहों की सज़ा भुगतूंगी और कितनी माफ़ी मांगूँ मैं? क्या तुम मुझे इंसान नहीं समझते? वो चीखते हुए कहने लगी तो वो एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ाने लगा। कमरे का दरवाज़ा खुला था। जूं जूं वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ा जा रहा था, वो एक एक कदम पीछे हट रही थी। तो क्या तुमने ये एहसास किया था कि तुम्हारे पीछे रह जाने वाले भी इंसान हैं? तुमने किसी का एहसास किया था कि मैं तुम्हारा एहसास करूं? तुम मेरी क्या लगती क्या हो? मैं जब चाहूँ तुम्हें जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी ख़रीदी हुई बांदी हो। क्या हो बांदी? इसने बांदी पर जोर दिया था तो इसकी आँखों से आंसू निकल आए थे। तुम एक बाज़ारी औरत हो। मेरी नज़र में बाज़ारी औरत के अलावा और कुछ अहमियत नहीं रखती तुम। शयान मलिक के मुंह से ये बात सुनकर उसे ऐसा यूँ लगा जैसे इसके कानों में उबला हुआ शीशा डाल दिया गया हो और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अलीना बेगम सामने सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी, जबकि शयान मलिक दरवाजे से टेक लगाए अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे खामोशी से नीचे देख रहा था। जब उसे होश आया तो वो फिर हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन अपने सामने बैठी हुई औरत को बेयकीनी की नज़रों से देखने लगी। अम्मी, अम्मी आप, ये कहते हुए वो भागती हुई इन तक पहुंची और इससे पहले कि वो इनसे गले मिलती उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाकर उसे रोक दिया। इनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। इनकी रंगत भी काफ़ी स्याह पड़ चुकी थी। अम्मी जी, आपकी क्या हालत हो चुकी है? बाबा कहाँ हैं? वो आपका ख्याल नहीं रखते ना? मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहती हूँ।
मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप जानती हैं इन 6 महीनों में मुझे एक पल भी सुकून मैसर नहीं आया। मुझे यूँ लगता है जैसे मैंने आपको तकलीफ़ दी तो अल्लाह ने मुझे तकलीफ़ दे दी। मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दें। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगी तो मैं अपने आप को माफ़ कर सकूँगी, वरना अपने ज़मीर की इस ज़िल्लत के साथ मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान ले लूँगी। आप जानती हैं शयान ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। मैं आप लोगों से बहुत दूर चली जाऊँगी। आप लोगों को मुझसे नफ़रत है ना, आप लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते। कोई बात नहीं, मैं दूर चली जाऊँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं बस माफ़ी चाहती हूँ। इसने काँपते हाथों के साथ इनके सामने हाथ जोड़ दिए और एक बार फिर से अपने बाप का ख़्याल आने पर कहने लगी, लेकिन अम्मी बाबा कहाँ हैं? मैं इनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो बिल्कुल ठीक कहते थे। अगर मैं इनकी बात मान लेती तो आज मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रही होती। लेकिन आप जानती हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। शहरयार ने अपने भाई के कहने पर मुझे वहाँ से पिक तो किया था, लेकिन मुझे अपने घर नहीं लेकर गया था। वो एक शराबी किस्म का इंसान था। इसकी नीयत मुझ पर ख़राब हो गई और वो वैसे भी अपने भाई से मुंह का निवाला छीनने का आदी था। इससे अरम को मेरे ख़िलाफ़ ऐसा भड़काया और मुझे अपने पास कैद करके रखा। इसके इसका भाई पाकिस्तान छोड़कर ही चला गया और मैं यहाँ इसके रहम व करम पर रह गई। इसने मुझे अपने निकाह में लिया और फिर हर रात अपनी हवस पूरी करता रहा, मुझ पर जुल्म करता रहा, यहाँ तक कि अपने घर की एक एक चीज़ बेच दी, क्योंकि वो अपना नशा मिटाने के लिए कुछ भी करना जानता था। पहले तो अरम उसे कमा कर देता था तो वो चोरी छुपे शराब पी लेता था, लेकिन अब अरहम इसके पास नहीं था और इसने घर तक को बेच दिया। यहाँ तक कि इसने क्लब में जाकर मुझे भी बेच दिया और अब मैं एक बाज़ारी औरत की तरह आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे माफ़ कर दें। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगी तो शायद मेरी रूह को सुकून पहुँच जाए। वो हिचकियों के साथ बोली। एक बार फिर से कहने लगी, आप मुझे बताती क्यों नहीं बाबा कहाँ हैं? मैं इनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगी। अभी वो ये कह ही रही थी कि अलीना बेगम ने सर उठाकर देखा और कहा, किस बाप को याद कर रही हो? इस बाप को जिसकी सफ़ेद पगड़ी तुम कीचड़ में रोंद कर घर की दहलीज फलांग कर चली गई थी? क्या बताऊँ तुम्हें कि वो कहाँ हैं? क्या ये कहूँ कि वो तुम्हारे जाने का दुख सह नहीं पाया था और ज़िंदगी की जंग हार गया? क्या ये बताऊँ तुम्हें कि वो इस वक्त अपनी कब्र में मौजूद है? या फिर ये बताऊँ कि वो अपनी ज़िल्लत को ना सहते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले? और यही वो लम्हा था जब वो मज़ीद टूट कर बिखरी थी। यूँ लगता था जैसे वो किरची किरची हो गई हो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वो बेयकीनी से बोली और फूट फूट कर रोने लगी। इसके सामने बैठी अलीना बेगम भी अब अपना ज़ब्त खो बैठी थी। वो भी फूट फूट कर रो रही थी। मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूँ बेटा, क्योंकि आधी गलती तुम्हारी थी तो आधी गलती हमारी भी थी। अगर हम तुम्हारी बात मान लेते तो एक बार इस लड़के से मिल लेते तो हो सकता था कि तुम ये गलत कदम ना उठाती और आज सब कुछ ठीक होता। तुम्हारे बाबा हमारे साथ मौजूद होते और तुम भी शायद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन अगर आधी गलती तुमसे हुई थी तो आधी गलती हमसे भी हो गई थी। हम भी ये भूल गए थे कि तुम्हारी खुशियाँ किसी की पसंद में हैं। माँ बाप अपनी अना में आकर अपने बच्चों की खुशियाँ मार देते हैं और अगर बच्चे फिर बगावत करके चले जाएं तो फिर हम ये समझते हैं कि बच्चों का कसूर है। बेटा, मैं मानती हूँ कि हमारी भी गलती है, लेकिन हम सबसे होने वाली गलतियों ने हम सबको कैसा नुकसान पहुँचाया है क्या तुम जानती हो? क्या मुँह दिखाओगी आखिरत में अपने रब को? जाकर खुदा से माफ़ी मांगो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अपने बाप से माफ़ी मांगो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो रोते हुए बोली। वो माँ थी, इनका दिल पिघल चुका था अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। इनसे रहा नहीं जा रहा था और अब वो अपने शौहर को तो पहले ही खो चुकी थी। हंसता बसता घर तो पहले ही उजड़ चुका था। अब वो अपनी बेटी को दोबारा से नहीं खोना चाहती थी। मैं तुम्हें बस एक शर्त पर ही माफ़ कर सकती हूँ। अगर तुम मेरी वो शर्त कबूल कर लो तो समझो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अम्मी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, अलीना बेगम ने फैसला किन अंदाज में कहा। तो फिर ठीक है, तुम शयान से निकाह करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा निकाह शयान से करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मी, मेरा निकाह तो शहरयार से हो चुका है और इसने अभी तक मुझे तलाक नहीं दी। ये कहते हुए इसने शयान की जानिब देखा तो शयान ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। इसने तुम पर जो जुल्म किए थे, इन सभी जुल्मों का बदला मैंने उसे अगवा करके इससे ले लिया और ये तलाक के पेपर तुम तक पहुँचा दिए। तुम्हें एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम जानती हो मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मोहब्बत ये नहीं कहती कि महबूब को तकलीफ़ दी जाए। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने आज तुम्हें
सख्ती दिखाई और तुम बेहोश हो गई तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं तुम्हें खोने लगा हूँ। जो एहसास तुम्हारे दिल में पैदा हो चुका था, इस एहसास को मैं मार कर कभी भी तुम्हें नहीं पा सकता था। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया है। क्लब के मालिक से मैंने बात की है। तुम अब एक इज़्ज़तदार घराने की बेटी हो। मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। जिस शख्स ने तुम्हें इस कदर तकलीफ़ दी है, मैं इस शख्स की आंखें निकाल लूँगा, इसका दिल निकाल लूँगा, इसके हाथ पाँव तोड़ दूँगा और मैं ऐसा कर चुका हूँ। शहरयार को इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। वो कहाँ है और कहाँ नहीं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बताओ, मंजूर है? उसे यूँ लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन ये हकीकत थी। इसके सामने मौजूद दोनों शख्स इसके लिए मुखलिस थे। इन दो ही लोगों को छोड़कर वो गई थी। इन्हीं लोगों को तो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, लेकिन आज वही लोग उसे अपना नाम दे रहे थे। एक बार फिर से उसे माफ़ करके उसे एक इज़्ज़तदार घराने की बेटी होने का शर्फ़ दे रहे थे। उसे और क्या चाहिए था? इसने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए चूमकर कहा, मुझे ये शादी कबूल है। मैं ऐसे शख्स का हाथ ज़रूर पकड़ना चाहूँगी। काश कि मैंने ये इस वक्त कर लिया होता जब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा था। मैं ये जान गई हूँ कि जो फ़ैसला माँ बाप करते हैं औलाद के लिए सबसे बेहतरीन फ़ैसला वही होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मी। अब मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो कहेंगी वही करूँगी। इसने फ़ैसला के अंदाज में कहा तो अलीना बेगम ने इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। निकाह की रस्म बहुत छोटी सी थी, जो कि घर में ही कर दी गई थी। कुछ थोड़े बहुत जानने वालों को बुला लिया गया था। इन दोनों का निकाह बड़ी सादगी से हो गया। आज भी इसने महरून लहंगा पहन रखा था और इसके साथ ही शायान मलिक ने महरून रंग की शेरवानी ज़ेब-तन कर रखी थी। वो दोनों बिला के हसीन लग रहे थे। शायान मलिक ने आखिरकार अपनी मोहब्बत को पा लिया था। उसे इसके बेतहाशा हसीन कमरे में ले जाया गया, जिसे ख़ास तौर पर इसी के लिए सजाया गया था। सारे कमरे में फूलों की पत्तियाँ बिछी हुई थी। इर्द गिर्द कैंडल लाइट्स सजी हुई थी, जिनकी रोशनी से सारा कमरा रोशन था और एक ख्वाबनाक माहौल बना रहा था। ताज़ा फूलों की सेज बनी हुई थी जिस पर वो बेड पर बैठी थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे शायान मलिक इससे अभी बदला लेगा, उसे मारेगा, क्योंकि अब तो वो इसकी बीवी बन चुकी है। अब वो चाहे जो कुछ भी करे, वो इसकी बीवी है। लेकिन जैसे ही शायान मलिक अंदर आया, इसके तेवरों ने उसे हैरान कर दिया। शायान मलिक ने आते ही साथ ही इसका घूंघट पलटा और फिर इसके माथे को बोसा देते हुए कहने लगा, तुम जानती हो ये 6 महीने जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे हैं, इन 6 महीनों में मेरे क्या हालात गुजरे हैं। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा दिल कहता था कि तुम कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में हो। मैंने अपने तमाम बंदे हर जगह बिठा रखे थे, लेकिन कोई भी तुम्हें ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार मैं थक कर हार मान चुका था, लेकिन इस रोज़ मेरे एक मैन मकबर ने मुझे ये इत्तला दी कि तुम क्लब में आई हो, और मैं फ़ौरन से क्लब पहुंचा। तुम्हें वहां पाकर जैसे मैंने ख़ुद को पा लिया। तुम्हें टॉर्चर करना और ये सब कुछ इस चीज़ की सज़ा थी कि तुमने आखिरकार ख़ुद को मुझसे क्यों दूर रखा। मैंने जब ये सुना कि तुम किसी और से मोहब्बत करती थी तो मैंने ख़ुद को समझा लिया था, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी थी। लेकिन तुम जानती हो, मैं इस लड़के अरहम से मिला था जिस रोज़ वो एयरपोर्ट जा रहा था। इसने मुझे हकीकत से आगाह किया कि इसने तुम्हें नहीं देखा, बल्कि तुम किसी और के साथ भाग गई हो। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी होगी, बल्कि ये सारी चाल शहरयार की थी। शहरयार मुझसे छुपता फिरता रहा। अरहम को भी इस बारे में इल्म हो चुका था, लेकिन अरहम के हाथ से सब कुछ निकल चुका था। अरहम तो अब बाहर चला गया था और इसने मुझसे कहा था कि वो अब तुम्हारे सामने नज़रें नहीं मिला सकता, क्योंकि इसके भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और फिर इसने मेरे साथ तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी की, भले ही वो वहाँ था। लेकिन इसने पाकिस्तान में अपने कुछ दोस्तों से कह रखा था कि इसके किसी दोस्त ने ही मुझे इस बारे में इत्तला कर दी थी, और इसी वजह से ही तो तुम मुझे मिली। तुम जानती हो, जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी नफ़रत नहीं कर सकते। मुझे तुमसे कभी नफ़रत हो ही नहीं सकती। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने मुझे तुमसे एक बार फिर मिला दिया। अब मैं तुम्हें कभी ख़ुद से दूर नहीं जाने दूँगा। जितनी तकलीफ़ तुमने सहनी थी तुमने सह ली, अब और मज़ीद नहीं। इसने ये कहा तो नायला की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपना सर शायान मलिक के कंधे पर रख दिया। उसे यकीन हो गया था कि खुदा एक इंसान से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, और इसने गिड़गिड़ाकर खुदा के सामने कितनी माफ़ी मांगी थी।
और इस माफ़ी के बदले में खुदा ने उसे शायान मलिक जैसा इंसान दे दिया था। वो अपनी ज़िंदगी में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती पर बहुत परेशान थी, लेकिन इसने सोचा गलतियाँ तो इंसान से हो जाती हैं। इन गलतियों के सहारे अगर इंसान जीता रहे तो कभी दुख से बाहर नहीं निकल पाएगा। शायान मलिक की पूरी मोहब्बत आज उसे मिल चुकी थी। शायान मलिक ने इसके माथे पर बोसा देते हुए अपनी मोहब्बत की पहली मोहर लगा दी। रात यूं ही गुजरती रही और मोहब्बत मुस्कुराकर इन दोनों को देखती रही। ख़त्म शुद। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आखिरकार शायान की सच्ची मोहब्बत ने उसे अपना बना ही लिया। शायान मलिक और नायला के लिए आज की रात सबसे हसीन रात थी। इसकी मोहब्बत में वो सब कुछ भूल भाल गई थी। बेशक इंसान मुखलिस साथी के साथ मिलने वाले तमाम दुख भूल जाता है और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब एक हसीन ज़िंदगी इनकी मुंतज़र थी। हमारी कहानी आज की ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।